C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर, जो ट्रांजेक्शन्स कस्टमर्स टू कस्टमर्स के बीच में होती है उसे हम C2C कहेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने कल भी पढ़ी थी OLX की, जैसे हमने पढ़ा था, जहां आप कस्टमर टू कस्टमर एक दूसरे को गुड्स सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आपस में। मीन्स वो ट्रांजेक्शन्स विच टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर कस्टमर्स, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, C2C। ये माइक ऑफ कीजिए। ठीक है ना, इसमें जो कंज्यूमर है वो कह सकते हैं आप एक एज अ कंज्यूमर फोरम की तरह भी वर्क करता है। जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे कस्टमर के साथ मतलब एक्सचेंज कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कंज्यूमर कोई कंप्लेंट करता है तो वो सबको बोल देता है कि वहां से प्रोडक्ट नहीं लेना। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है ना, कोई भी आपस में वो एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने गुड्स हो गई, बुक्स हो गई, एंटीक आइटम्स हो गई, कुछ भी उनको इंफॉर्मेशन देनी है कस्टमर ने कस्टमर को, तो वो हो गई, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लिखिए इसके बारे में, C2C कॉमर्स, द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस between customer and customer are known as C2C. In this, seller is also customer and buyer is also a customer. In this, seller is also a customer and buyer is also a customer. It provides secured market system. It provides secure market system It provides secured market system for sale of goods and services. It provides secured market system for sale of used goods and services. Through C2C, इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिए, through C2C transactions, cheated customers can warn other customers not to buy such products
not to buy such products in which he was cheated. फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके OLX है एक, तो eBay भी होता है एक EBAY, ये एक ऑक्शन साइट है, यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ कस्टमर्स ही अपने गुड्स को जो यूज्ड होते हैं उनको ये फिर से सेल कर देता है, OLX और eBay। नेक्स्ट लिखिए इसी में C2C ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड की लिखी थी, C2C ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा सेलिंग यूज्ड बुक्स एंड क्लोथ्स, सेलिंग यूज्ड बुक्स एंड क्लोथ्स, selling antique items, selling antique items, warning, थर्ड पॉइंट आ जाएगा वार्निंग कस्टमर्स अगेंस्ट फ्रॉड सप्लायर्स, वार्निंग कस्टमर्स अगेंस्ट फ्रॉड सप्लायर्स। नेक्स्ट आ जाएगा इसी में इंफॉर्मेशन अबाउट दी information about the quality and durability of products, information about the quality and durability of products। क्लियर, कस्टमर टू कस्टमर्स। अब फोर्थ आ गया इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स, लिखिए इंट्रा बी था, मैंने कहा था डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी तो ट्रांजेक्शंस होती रहती है, उसे इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। दिस रेफर्स टू ट्रांजेक्शंस This refers to transactions between parties or persons who are the part of one firm only, one firm only। Ma'am, can you please repeat the point? This refers to transactions between the parties or persons who are a part of one company या one firm only, जो एक ही कंपनी एक ही फर्म के हों, वो ट्रांजेक्शंस जो पार्टीज के बीच में होती है उसे इंट्रा बी फर्म कहते हैं हम। मीन्स इट इज अ ट्रांजेक्शंस within the firm, it is a transactions within the firm
देखो एक पर्टिकुलर कंपनी या डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आपस में डिपार्टमेंट्स को भी तो बात करनी होती है ना, अपने सप्लायर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयज रिलेटेड या कोई भी डिस्कशन करनी है, तो उनमें भी तो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं एक तरह का इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है ना, लिख लीजिए इसमें, अ फर्म हैज टू डील विद सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एसेट्रा। Ma'am, repeat please. A firm has to deal with suppliers, customers, employees, etc. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द इंट्रा बी फर्म ट्रांजेक्शंस मेक इट पॉसिबल for firms to improve their speed, and efficiency. इसी में सेकंड लिखिए, इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजंस, and speedier workflow इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स द फर्म टू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉइज, recruitment and selection of employees. Could you please repeat? It helps the firm to interact with their employees, recruitment and selection of employees, ये सारे पॉइंट्स वही इंक्लूड किए हैं, जैसे हम ऊपर लिखवाया ना सब में, चाहे तो आप अलग से इसके बाद भी लिख सकते हैं। इंट्रा बी फर्म जो है, इट इंक्लूड्स, फर्स्ट आ जाएगा यही, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन। जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी आपस में ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शंस होंगी, कौन कौन सी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन,
ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉइज टू देयर सीनियर्स, रिपोर्ट करना, एम्प्लॉइज ने अगर कोई रिपोर्टिंग देनी है तो वो अपने सीनियर्स को दे सकते हैं इसके थ्रू। प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सप्लायर्स, किसी को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, पर्टिकुलर हम सप्लायर्स भी नहीं कहेंगे। यहाँ ऑर्डर प्लेस हाँ हम सप्लायर्स को कर सकते हैं, मगर इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स, कोई भी दो डिपार्टमेंट्स की इंटरेक्शन हो सकती है इसमें। इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स, रिपोर्टिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेट करना है कोई इंफॉर्मेशन, तो कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू होल ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ कम्युनिकेट करना है तो ये अच्छा मेथड है। जैसे ईमेल के थ्रू हम करते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एक दूसरे को ईमेल्स करते हो ना, तो वो भी तो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ही है, वो भी पार्ट ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स ही है कि मैंने अपनी कोई बात आपको बता दी, ईमेल कर दी, तो ये तो बहुत चलता है ऑर्गेनाइजेशंस में। क्लियर स्कोप? हाँ जी Ma'am, can you repeat the point reporting? Reporting by employees to its managers, communicating of important information to whole organization, देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मान लो हम एक जगह कहते हैं सप्लायर है, फिर फर्म है, फिर कस्टमर है। जब सप्लायर फर्म को कुछ कनेक्ट करेगी, उनसे बातचीत करेगी, तो वो कौन सी होगी? कोई बता सकता है? सप्लायर और फर्म के बीच में जो भी कॉमर्स होगा वो कौन सा होगा? B2B, B2C, C2C, वो कौन सा होगा? एक सप्लायर और फर्म में B2C. B2C. B2C रॉन्ग। सप्लायर कौन है? बिजनेसमैन है। एक फर्म क्या है? वो भी बिजनेस ही है। तो जब बिजनेस टू बिजनेस कोई भी, Ma'am, B2B. तो ये B2B होगी। पर यही फर्म जब प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स को देगी तो वो क्या हो जाएगी? B2C हो जाएगी। फिर वही कस्टमर कोई प्रोडक्ट अपने आगे किसी कस्टमर को दे देगा तो वो C2C हो जाएगी। C2C. समझ रहे हो? और वही एक फर्म के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो इंट्रा बी हो जाएगी। क्लियर आ रहा है? मतलब जब दो बिजनेस डीलिंग Yes, होती है ma'am. तो वो B2B, जब एक बिजनेस है और एक कस्टमर है तो वो B2C, जब कस्टमर ही है दोनों पार्टीज तो वो C2C। ऐसा नहीं है जो B2B है क्या वो कस्टमर नहीं होंगे? वो भी तो कुछ खरीदते होंगे, तो वो भी सब सही बनेंगे, पर डिपेंड ना ट्रांजेक्शन क्या हो रही है। अभी उनकी बिजनेस डीलिंग हो रही है तो वो B2B, अगर वही कस्टमर बन के कोई चीज खरीदेगा तो B2C हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ हमारा स्कोप जो है कंप्लीट हो जाता है। 4 पॉइंट्स थे इसके, हमने इसको डिटेल में लिखवा दिया। जो टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत ही पैराग्राफ की फॉर्म्स में दिया हुआ है, आपको मुश्किल आएगी, वो मैं लिखवाऊंगी, बाकी जो जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इसी में टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस भी देख लिया,
और ट्रेडिशनल बिजनेस तो हम देखते ही आ रहे हैं, हमेशा देखते हैं और अभी भी चलते हैं, मोस्टली तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हर कोई ई बिजनेस नहीं कर सकता। तो आप इसमें डिफरेंस मुझे बता सकते हो? पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं, चलो सिंपल से पॉइंट से हम खुद ही डिस्कस करेंगे, बाद में चाहे मैं लिखवा दूंगी। पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं, बताओ ई बिजनेस इजी टू फॉर्म है या ट्रेडिशनल बिजनेस इजी टू फॉर्म है? मैम ई बिजनेस। ई बिजनेस बहुत इजी है, क्योंकि कुछ नहीं करना, ऑनलाइन ही आपने लेके ऑनलाइन ही बेच देना है, उसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं है, कोई इतनी फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। और जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस लोगे तो पहले जगह देखोगे, पहले स्टॉक भरोगे, तो कितनी चीजें चाहिए, तो वो डिफिकल्ट टू फॉर्म है। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो किसमें, दोनों में फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है? ट्रेडिशनल बिजनेस, मैम ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी है, जबकि ई बिजनेस में तो आप कहीं बैठे, घर बैठे भी आप मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, उसके लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ गया कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई कॉस्ट लगती है या ऑनलाइन बिजनेस में? मैम ट्रेडिशनल में, मैम ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में लगेगी। आप कह सकते हो ट्रेडिशनल इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग, जबकि उसमें बहुत ही लो कॉस्ट। लो कॉस्ट भी कौन सी चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए, वो तो आजकल सबके पास होता है। ठीक है ना। फिर आ जाता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर। किसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है कस्टमर्स के साथ? ट्रेडिशनल या ऑनलाइन में? ट्रेडिशनल। मैम ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं होता किससे खरीद रहे हैं। ट्रेडिशनल मैम। ट्रेडिशनल में आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, कौन आपका सप्लायर है, कौन आपका कस्टमर है, कौन आपके होलसेलर है, रिटेलर है, सब पता होता है आपको। पर ऑनलाइन में कुछ नहीं पता चलता, कौन बेच रहा है, हो सकता है साथ वाला ही बेच रहा हो हमें। ठीक है ना, ऑनलाइन में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। इसके अलावा आ जाता है बिजनेस साइकिल की बात करें, लेंथ ऑफ साइकिल, मतलब लॉन्ग टर्म तक कौन सा चलता है। एक बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने में भी टाइम लगता है, उसकी डीलिंग्स में भी टाइम लगता है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस जो प्रोसेस होता है, हम मान के चलते हैं वो बिजनेस का जो साइकिल का प्रोसेस है वो शॉर्ट होता है। मान लो ट्रेडिशनल में आपसे कोई प्रोडक्ट लेके गया, उसने कहा देखेंगे या बाद में पैसे देंगे। ऑनलाइन में चलता है बाद में पैसे दे देना? नहीं चलता। तो अगर बिजनेस साइकिल के फॉर्म में देखें कि कितनी जल्दी आपको पैसा मिलेगा, रिसीव होगा, तो वो ऑनलाइन में शॉर्ट बिजनेस प्रोसेस होता है। ठीक है ना। अगर ग्लोबल ग्रोइंग देखें, मतलब ग्लोबल इजी टू ग्लोबल ग्रोइंग का क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनली भी, बाहर भी, दूर दूर भी। तो कौन सा बिजनेस में ज्यादा दूर दूर तक आप दे सकते हो? ई बैंकिंग। ई ई बैंक। बिजनेस। मैं यहाँ से अमेरिका, कनाडा कहीं भी बेच सकती हूँ प्रोडक्ट। पर ट्रेडिशनल बिजनेस, मैम इंटरनेट, हाँ इंटरनेट बिजनेस। इंटरनेट, हाँ, और जबकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, लेस चांसेस है कि हमारा प्रोडक्ट बाहर तक जाए। ठीक है ना। इसके ऐसे ऐसे कई सारे डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। ट्रांजेक्शन्स का जो रिस्क फैक्टर है, मतलब लॉसेस होने के फैक्टर, किसमें ज्यादा है? ऑनलाइन बिजनेस में पेमेंट ये जो होता है या डायरेक्ट में? मैम ऑनलाइन। अगर अगर ई बिजनेस के हिसाब से देखें तो वह रिस्क फैक्टर याद है, क्योंकि फ्रॉड आजकल आप देख रहे हो ना, बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन में। आप लेते कुछ हो, आ कुछ जाता है, आपका एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता उससे, कस्टमर से, तो आपको पता नहीं किसने खरीदा है। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर से देखें तो वो उसमें ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। तो इस टाइप का आपको डिफरेंस इसमें मिल जाएगा। ठीक है। और अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स, किसमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है? ई बिजनेस में तो एक आईटी प्रोफेशनल की थोड़ी सी जरूरत है, जिसको कंप्यूटर्स की नॉलेज हो, वही कर पाएगा।
जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी चलेगा, सेमी स्किल्ड लेबर भी चल जाएगा, स्किल्ड लेबर भी चल जाएगा, लेकिन मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, इसके लिए कोई आईटी या थोड़ा सा जो ट्रेंड हो टेक्निकली इस चीजों में, उसके लिए उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपने आप भी लिख लेंगे हम डिफरेंस। Yes, ma'am. चलो आज कोशिश करना अपने आप लिखने की, किसी को नहीं आएगा तो फिर हम लिखवा ही देंगे। Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है? ये तो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, ठीक है ना। 3 मार्क्स में भी Yes, डाल ma'am. सकती है, 6 मार्क्स में भी डाल सकती है, ठीक है ना। जितने मार्क्स का डालेगी उतने Okay, पॉइंट्स ma'am. आपने बता देने हैं। बहुत इजी है, Okay, ma'am. सोचने की जरूरत ही नहीं है। Yes, ये ma'am. तो मेरे ऊपर है, ठीक। Okay, ma'am. पेपर मैंने बनाना है, तो जब मैं Yes, ma'am. पर ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। Okay, ma'am. जितने भी डिफरेंस वाले टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें आप स्कोर अच्छा कर पाते हो। उल्टा देखना आप, इस बार मैंने 2 डिफरेंस डाले तो बच्चों ने काफी अच्छी तरह लिखे हुए थे, तो स्कोर करना इजी होता है डिफरेंस करके लिखने में, और लर्न भी जल्दी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, और बिजनेस में काफी आते हैं डिफरेंस की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। क्या बेनिफिट्स लगते हैं आपको ई बिजनेस करने के? अभी हमने जो सारे वो पॉइंट्स पढ़ रहे थे वही आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाएगा इजी टू फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। एक तो ये इजी टू फॉर्म है। इजी टू फॉर्म क्यों है? क्योंकि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है इसको। प्लस आप इसमें कह सकते हो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसको इतना लंबा सेटअप की जरूरत नहीं होती, इतनी कैपिटल्स रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर आप ई बिजनेस में देखें ना, आपने कोई स्टॉक रखने का दिखाना है, ना डिस्प्ले करना है जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, तो उनका आपस में कॉन्ट्रास्ट करे तो हम कह सकते हैं इजी टू फॉर्म है और लो इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायरमेंट है। सेकेंड आ जाता है कन्वीनियंस। इंटरनेट जो है वो 24/7 है, ठीक है ना, पूरे 365 ईयर्स आपका चलता रहता है। अगर आप देखो तो आप हमेशा टच में रहते हैं अपने कस्टमर सप्लायर्स के साथ, जो भी आपके थ्रू वर्क कर रहे हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज भी हैं अगर, तो वो कन्वीनियंटली आप कह सकते हो कभी भी आप उनसे इन टच हो सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा स्पीड। स्पीड की बात तो ई बिजनेस जो है वह बाइंग और सेलिंग हो जाती है जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस। एक माउस क्लिक करने की देर है और हो गया ऑर्डर क्लियर, ठीक है, हो जाता है ना ऑर्डर उसी वक्त क्लियर। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर इसका कंपैरिजन कर रहे थे तो स्पीड लेस होती है इसमें, और हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूजिक हो गया, मूवीज हो गया, वो आपका एक क्लिक करने पे आपको सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ तक कि जो फंड्स ट्रांसफर करने हैं, मतलब पैसा देना है, वो भी आप उसी वक्त फटाफट इलेक्ट्रॉनिक वे में फंड्स जो मनी है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही स्पीडली होता है। फिर आ जाएगा ग्लोबल रीच। ये अभी हम पढ़ के आए हैं। ग्लोबल रीच मीन्स जो इंटरनेट है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है ना। आजकल हर कंट्री में वेल डेवलप इंटरनेट फैसिलिटीज हैं। सेलर कहीं भी बैठ के कहीं भी सेल कर सकता है। बायर्स और सेलर्स कह सकते हैं एक एक तरह का आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना, दूर दूर नहीं है। बायर्स को पूरी फ्रीडम है अपने प्रोडक्ट्स चूज करने की फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो कहीं से कहीं भी बैठे कहीं से भी अपने प्रोडक्ट्स ले सकता है। गुड्स जो है हम इंटरनेट पर डाल देते हैं और उसे कोई भी परचेज कर सकता है, ठीक है। वो गुड्स को लुक करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, और वो जो उनको सुटेबल प्रोडक्ट लगता है वो उसको मंगवा लेते हैं, और स्पीडली तो वैसे भी आ जाता है। तो इसलिए ये ग्लोबल रीच है। फिर आ जाता है मूवमेंट्स टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ रहा है कि एक पेपरलेस सोसाइटी की तरफ ये जा रहा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब कैश लगना, इतना इतना कागजों पे लिखना, ऑनलाइन सारा
क्या होता है, एक क्लिक में सारा काम हो जाता है। पेपर वर्क जो है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ज्यादा डिपेंड जो हम रहते थे पेपर वर्क पे वो सारा फिनिश हो गया। अब तो हम इनकम टैक्स भी ऑनलाइन भरते हैं और इतनी स्पीडली भरते हैं, परमिशन ले लेते हैं, अप्रूवल ऑनलाइन हो जाता है, आजकल लाइसेंस ऑनलाइन हो जाता है, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सारी वर्किंग अब ऑनलाइन होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक पेपरलेस सोसाइटी बनाने के लिए भी ई बिजनेस हेल्प करता है। एक लास्ट इसमें आ जाता है, इसमें दिया नहीं हुआ, आप अपनी बुक की साइड पे लिख सकते हैं, कॉस्ट सेविंग भी है। जो ई बिजनेस है हम अगर कंपेयर करें तो वो कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग क्यों है? क्योंकि फालतू का खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई डिस्प्ले नहीं करना गुड्स को, कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेल होगी मैन्युफैक्चर से कस्टमर्स तक। तो जो इतने सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट के हो गए, बीच में होलसेलर के हो गए, रिटेलर के हो गए, ठीक है, इतना इतना सामान सजा के रखना है, वो सारे काम हो गए, वर्कर्स इतने इतने रखने हैं, वो सारा फिनिश हो गया ना, वो तो सारे हट ही गया। ये है कि ई बिजनेस से लोगों को एम्प्लॉयमेंट में तो फर्क आएगा ही, पर ये है कि नए नए लोग और चीजों में आ रहे हैं ना, तो इसमें ही आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट सेविंग भी होगा। ठीक है ना, जितनी इनकम होगी वो एक अकेले के पास ही जाएगी, बीच के सारे मिडलमैन हट जाएंगे। तो ये पॉइंट आप साइड पे लिख लीजिए, कॉस्ट सेविंग। तो ये सारे हमारे इसकी इम्पोर्टेंस थी, पर इम्पोर्टेंस के साथ वही बात है, कुछ लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस हम कल करेंगे, आज हमने इम्पोर्टेंस तक किया है। ये कुछ हमें एप्लीकेशंस दी हुई है, इनको आप स्टडी कर सकते हो। ई प्रोक्योरमेंट जहाँ ट्रांजेक्शंस होती है परचेज और सेल से रिलेटेड, ई ऑक्शंस है, ऑक्शंस के थ्रू भी आजकल हम ऑनलाइन करते हैं, कम्युनिकेशन है, प्रमोशन है, डिलीवरी ऑफ गुड्स जा जाता है, फोटोग्राफ्स आ जाती है, बुक्स आ जाते हैं, ई ट्रेडिंग है, शेयर्स जो हमने कंपनी में पढ़ा था, आजकल जो शेयर्स है वो भी तो ऑनलाइन ही चलता है, हम जाते थोड़ा ना कंपनी में देखने। तो ये सारा ई बिजनेस की एप्लीकेशन में ही है, आजकल ये सब चल रहे हैं। धीरे धीरे हमारा मानना है कि ये टेक ओवर कर लेगा काफी मार्केट तक, पर हर कोई ई बिजनेस नहीं कर सकता, वही आगे हम लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, वो कल करेंगे। ई बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। फटाफट से हम इसकी एक बार इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इजी टू फॉर्म है और लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फिर कह सकते हैं हम कन्वीनियंस है 24/7, ठीक है ना, कोई शॉप का टाइम तो है नहीं। फिर स्पीडली तो है ही है, विद इन अ लेस टाइम पे। ग्लोबल रीच है, और हम कह सकते हैं मूवमेंट्स टूवर्ड पेपरलेस सोसाइटी है। पेपरलेस मींस कि जो वर्क हम पेपर पे करते थे, इतना बल्क में लिखते थे, वो सारा पेपर वर्क कम हो जाएगा। और लास्ट हम कह सकते हैं कॉस्ट सेविंग भी है, क्योंकि कॉस्ट जो है, जो खर्च होती थी हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, इतना खर्चा हम करते थे, वो ई बिजनेस में सब कुछ कम हो जाता है। क्लियर? एनी डाउट? जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम टाइम कंजप्शन का भी ऐड कर सकते हैं ना पॉइंट? हाँ, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, हाँ कर सकते हैं। इसमें तो अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, मयंक Yes, ma'am. क्लियर है बेटा आपको? Yes, ma'am. Yes. एंड कशिश थी नेक्स्ट, कशिश Yes, ma'am. क्लियर है बेटा आपको भी? Yes, ma'am. कोई डाउट हो साथ साथ पूछ लिया करो, ठीक है, चाहे 10 Okay, टाइम्स बताना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को कोई भी पॉइंट में कभी भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ सबके सामने पूछिए ताकि सबको क्लियर भी हो जाए साथ में, ठीक है। तो आज Okay, का ma'am. होमवर्क यही है, आपने डिफरेंस अपने आप लिखने की कोशिश करनी है, नहीं आएगा तो कल मुझे बताना, फिर मैं लिखवा दूंगी ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am.